बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेमरेड फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम ब्लैक मून की एपिसोड नंबर 6 रीड करने जा रहे हैं। चलें बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। छत पे आओ। वो नॉवल पढ़ रही थी जब रीस का मैसेज आया। वो पेज फोल्ड करते बाहर निकली। सामने पलवशा बेगम किशमिश खाते ड्रामे देख रही थी। उसे ऊपर की तरफ जाते देख के घूरा। मैं अभी आती हूँ, छत की तरफ जाते उन्हें कहा। उनकी घूरी समझते हुए कहा। फिर ऊपर आई तो रीस उसका इंतजार कर रहा था। हाय हैरियत, दीवार के करीब आते पूछा। हाँ, एक गुड न्यूज देनी थी। वो दीवार के ऊपर बाजू टिकाते हुए बोला। क्या? वो एक्साइटेड हुई। गैस करो। नहीं पता ना, खुद बताओ। फिर भी सोचो तो सही, इंसिस्ट किया। तुम्हें जॉब मिल गई? खुशी से कहा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो उदास हुआ। इसके अलावा हमारी बात की तुमने घर? सोचते हुए उसे देखा। हाँ, बाबा तो मान गए हैं। क्या? सच में? वो खुशी सोच ली। हाँ सच में। पहले उन्होंने इतराज किया था कि बड़ी है, लेकिन फिर मान गए। और मामी, उन्होंने क्या कहा? वो खुश थी। चलो किसी बड़े के कानों तक बात तो पहुंची। वो उन्हें अभी नहीं बताया। बाल खुजाए। वो बाबा कह रहे थे खुद ही बात कर लेंगे। अगर हम लोगों ने की तो हो सकता है वो जिद में आ जाएं और इनकार कर दें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भाई के लिए कितना उन्होंने चाहा था, लेकिन मेरी मामा की वजह से नहीं हो सका। अगर वो मान जाती तो। आपने बात की मोरे से या बाबा से? रीज ने पूछा। नहीं, मैंने उन दोनों से बात नहीं की। अलबत्ता भाभी से बात की है। वो कह रही थी वो मोरे को मना देंगी। बाबा तो वैसे भी मान जाएंगे। सारा मसला ही अम्मियों का है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो बस यही बताने आया था। अच्छा, जॉब का क्या बना? इज्जत ने उसे रोका। इंटरव्यू दिया हुआ है, लेटर नहीं मिला। पता नहीं मिलेगी जॉब या नहीं। चलो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस महंगाई के दौर में जॉब के बिना गुजारा भी नहीं है, और जॉब मिलती भी नहीं है। इतनी आला डिग्रियों वाले घर में बैठे हैं। हाँ, ऐसा ही है। वैसे आपकी तो है ही, आप ही कमा के खिला देना शोहर को। उसे छेड़ा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम घर के काम किया करना, झाड़ू पोछा, मैं जॉब पे जाया करूंगी। ठीक है, तो फिर मुझे शादी करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही काम कर लेता हूँ घर का। वो दोनों एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे जब नीचे से पलवशा बेगम की आवाज आई। नीचे आ जाओ, अब सालन बनाना है। आती हूँ मोरे। एक तो तुम्हारी सास मुझे सांस नहीं लेने देती। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। 6 दिन से एक नॉवल पढ़ रही हूँ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा करती है ना, काम लगा के रखती हैं। क्या पता ससुराल वाले भी कामों वाली ही। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। रीस पास पड़ा पत्थर उठा के उसे डराया। ओके बाय फ्यूचर वाइफ। फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछालता वो नीचे भाग गया। इज्जत पीछे कितनी देर खड़ी हंसती रही। पागल। अब मोहब्बत हो गई है तो क्या किया जा सकता है। वो भी नीचे आ गई। सालन जो बनाना था। आसाम के आने में अभी वक्त था। वो और आबान लॉन में नए पौधे लगा रहे थे जो माली लेके आया था। मामा, हम लोग जब फार्म हाउस जाएंगे तो वहां से और भी पौधे लेकर आएंगे। वहां सब्जियां भी हैं। बाबा और मैं कभी कभी जाते हैं, वो उसे बता रहा था। नन्हे हाथ मट्टी से भरे हुए थे। साथ साथ वो कपड़ों से साफ करता उन्हें भी गंदा कर रहा था। वो लोग पौधे लगा चुके तो आसाम की गाड़ी भी गेट से एंटर हुई। उसे पोर्च में खड़ा करते वो सीधा इनकी तरफ आया। क्या हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? वो अब अलग कपड़ों में था। अश्वे देख के चौंकी। ये ऑफिस में थे। उसकी हैरानगी को महसूस करते उसे बताया। मैंने कुछ पूछा? मुंह बनाते वो आबान की तरफ मुतवज्जा हुई। आप बिला वजह भी नाराज हो सकती हैं, कहता वो अपने रूम की तरफ चल दिया। आप लोग भी चेंज कर लें अगर जाना है तो। गिलास डोर खोलते उन्हें भी बुलाया। फिर कपड़ों से आबान हाथ फिर कपड़ों से साफ करता अंदर की तरफ भागा। अश्वे भी अंदर आ गई। पहले आबान को कपड़े निकाल के दिए। खुद बात ले लेते हैं। जी, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 6 साल का होने वाला हूँ। सीना चौड़ा करते उसे देखा। फिर शर्ट उतार के बाथरूम में घुस गया। उसके बाहर आने तक वो वहीं रही। मामा, मैं तैयार हो जाऊंगा, आप जल्दी से रेडी हो जाएं। उसे भेजा। फिर वो खुद तैयार होने लगा। दरअसल अश्वे अपने कमरे में आने से झिझक रही थी, लेकिन आना भी तो जरूरी था ना। चार रूम में दाखिल हुई। आसाम स्टडी से निकल रहा था। उसे देख के धीमी सी मुस्कुराहट ने चेहरे का अहाता किया। कैसे आना हुआ मिसिस? उसे छेड़ा। मेरा रूम है, यहीं आऊंगी ना? वो इतराई। अच्छा चलें, अच्छी बात है। तैयार हो जाएं आप भी। वो शायद फ्रेश हो चुका था। शर्ट हल्की सी भीगी भीगी थी। ये आपके लिए। शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसे पकड़ते खोला। देख लें। उसके अंदर साड़ी थी, रॉयल ब्लू कलर की। आसाम के कोट का कलर भी रॉयल ब्लू ही था। ये अभी बांधूं? वो साड़ी देख के खुश हो गई। जी। अखबार में सर हिलाते वो मोबाइल चेक कर रहा था। अश्वे जल्दी से बाथरूम में घुस गई। 5 मिनट उसे नहाने में लगे और आधा घंटा साड़ी बांधने में। बामुश्किल उसे अटका अटका के सेट करते वो बाहर निकली। शुक्र है आसाम सामने नहीं था। सेफ पिन निकालते सामने रखी।
मैं मदद कर दूं? वो जो पल्लू कंधे पे सेट कर रही थी झटके से सीधी हुई। आपको साड़ी बांधना अच्छा लगता है? वो कफ लिंक्स बंद करते उसके करीब आया। जी। वो 2 कदम पीछे सरकी। आसाम ने झटके से उसकी कमर पे हाथ डालते करीब किया। उसका पल्लू जो अभी पिनअप नहीं हुआ था नीचे गिरा। आसाम ने दूसरे हाथ से उसे नीचे खींच लिया। अश्विन ने शर्म से हथेली आंखों पे जमाई। वो जिन लम्हों से बचती थी वो बार बार उनके दरमियान आ रहे थे। छोड़े मुझे, मैं कर लूंगी। वो उसका पल्लू बिल्कुल अलग कर चुका था। आसाम ने कलाई पकड़ते उसके हाथ पीछे किए। मुझे बांधनी आती है। जलते गाल पे होंठ रखते वो एक बार फिर उसे बदहवास कर गया था और शर्म से दोहरी होते सिमटने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब ठक से दरवाजा खुला। अश्वे को आसाम ने अपने पीछे छुपाया। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि परिशे होगी। मैं तुम्हें इसके साथ कुछ नहीं रहने दूंगी। पिस्टल आसाम की तरफ तानते वो आगे बढ़ी। तुम कुछ नहीं करोगी। पिस्टल नीचे करो। वो आगे भी नहीं बढ़ सकता था। अश्विन ने कांपते हाथों से पल्लू लपेटा था। मैं मार दूंगी तुम्हें। वो करीब आ रही थी। गोली चली थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में आसाम ने आगे होते पिस्टल पकड़ी, लेकिन उसका निशाना बहुत अच्छा था। आसाम के हटते ही गोली सीधे अश्वे को लगी थी और टूटती डाली की तरह जमीन बोस हुई। आसाम ने परीक्षे से गन खींची। वो साकित खड़ी अश्वे को देख रही थी। गोली तो निकल चुकी थी। आसाम ने पीछे मुड़ के देखा। वो भी साकित हुआ। अश्वे की कमर से बेतहाशा खून निकल रहा था। नहीं। वो उसके करीब बैठा। कालीन पे खून भरता जा रहा था। गाल थपथपाए उसे बाजुओं में उठाया। अश्वे उठा के बेड पर डाला। फिर चेक किया गोली कहाँ लगी है। कुछ नहीं हुआ, बस कमर में हल्की सी लगी है। फिर उसे वहीं सीधा लिटाते वो तेजी से उसके कपड़े निकाल के लाया था। इन कपड़ों में तो वो हरगिज उसे नहीं लेके जा सकता था। परीक्षा परेशानी से उन्हें देख रही थी। फिर आहिस्ता से कदम पीछे मोड़े और बाहर निकल गई। आंखें बंद नहीं करनी। साड़ी के ब्लाउज के ऊपर ही कमीज पहनाते आसाम ने अश्वे को आवाज दी। मुश्किल से उसे चेंज करवाए। प्लीज आंखें खोल के रखें। 2 मिनट में चेंज करवा के उसे उठाए वो नीचे भागा। आबान जो बाहर दरवाजे के पास खौफजदा बैठा था उन्हें जाते देख के उठा। बाबा। वो रो रहा था। आप यहीं रुकें, मैं अभी आता हूँ। उसे कमरे में जाने का कह के वो बाहर निकला। हल्की सी लगी है। अश्वे को गाड़ी में डालते वो खुद को तसल्ली दे रहा था। 5 मिनट में वो लोग करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। नर्सिस फौरन आगे आई थी। अश्वे को स्ट्रेचर पे डालते आसाम साथ साथ था। इमरजेंसी रूम में जाते ही डॉक्टर्स ने दरवाजा बंद कर दिया। कितनी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा। उसकी सफेद शर्ट पे खून लगा हुआ था। कोट उतार के साइड पे किया। वो लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे थे और पहुंच कहाँ गए। दिल बेलगाम धड़क रहा था। आने वाले लम्हे कितने अजियतनाक बनते जा रहे थे। परीशे, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मोबाइल निकालते सोचा। फिर रफाकत को कॉल करके सारी बात बताई। अगर परीशे उनके हाथ आ जाती तो वो खुद को सारी जिंदगी माफ ना कर पाता। दरवाजे की छोटी सी जगह आर पार नजर आ रहा था। वो वहां से अंदर झांकने लगा। डॉक्टर अपने औजारों से खेलते अपना काम कर रहे थे। दरवाजे से जरा पीछे हटे। एक नर्स बाहर आ रही थी। आप पेशेंट के साथ हैं? जी, मैं हूं उनके साथ। फोन की जरूरत पड़ सकती है, आप प्लीज अरेंज करें उनके किसी फैमिली मेंबर से या अपना। वो बता के चली गई। आसाम के पास फिलहाल हमीद का ही नंबर था। उन्हें कॉल करके आने का कहा। फिर खुद एक तरफ होकर बैठ गया। हम अभी आ रहे हैं। हमीद साहब अपने कमरे में थे जब आसाम की कॉल आई थी। अश्वे के पास जाना है, चादर ले लो। मोटरसाइकिल की चाबी उठाते उन्होंने आयशा को बुलाया। खैरियत, कहाँ जाना है? वो आटा गूंद रही थी। जल्दी करो, रास्ते में बताता हूँ। अच्छा। हाथ धोते उन्होंने कमरे से चादर ली। बताएं, बाइक पे बैठते पूछा। अश्वे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। स्पीड बढ़ाते उन्हें बताया। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? पता नहीं, जाके ही पता चलेगा। आपको किसने बताया है? आसाम ने। अब तुम चुप करके बैठो। उन्हें डांटते सामने देखा। वो मेन रोड पे आ चुके थे। 25 मिनट बाद हॉस्पिटल में दाखिल होते उन्होंने पार्किंग में बाइक खड़ी की। चलो। तेजी से भागते एंट्रेंस से रूम नंबर पूछा। नीचे ही था, दाएं मुड़ के। दूर से ही आसाम नजर आ गया जो परेशानी से टहल रहा था। उन्हें देख के रुका। क्या हुआ है? उसके कपड़ों पे लगा खून देख के वो डर गई थी। आयशा ने परेशान हाल आसाम से पूछा। गोली लगी है, इमरजेंसी में है। पता नहीं। सर पे हाथ फेरते उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस नहीं चल रहा था अंदर जाके खुद अश्वे का ऑपरेट कर ले। आयशा एक तरफ बैठ गई और दुआ करने लगी। हमीद गिलास डोर से अश्वे को देख रहे थे जो गनूदगी में थी शायद। रीस कहाँ है? आसाम ने हमीद से पूछा। वो बाहर गया था, उसे कॉल करता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ, नंबर दें। फिर उसे कॉल मिलाई। मैं आसाम बात कर रहा हूँ। अगर फ्री हो तो उस दिन जिस लड़की के साथ आए थे उसे लेके हमारे घर चले जाओ। आबान अकेला होगा। एक ही सांस में सब बताया। खैरियत भाई? वो दरवाजा खोल रहा था। हाँ, बस तुम जाओ, जितना जल्दी हो सके। साथ कॉल काट दी। कुछ नहीं होगा इसे, तुम तसल्ली रखो। आसाम के सुर्ख चेहरे को देखते वो खुद भी परेशान थे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। 15 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकला। प्रोफेशनल मुस्कुराहट। ऑपरेट हो गया है, खून की जरूरत है, फैमिली मेंबर्स हैं तो टेस्ट करवाएं। मेरा मैच होता है।
हमीद साहब ने खून दिया था। 3 घंटे बाद उसे इमरजेंसी रूम से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक वो बेहोश थी। 12 घंटों में होश आने का टाइम बताया था डॉक्टर ने। हेलो लिटिल बॉय, क्या हो रहा है? इज्जत आबान के रूम का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई। वो बेड की दूसरी तरफ जमीन पे सहमा हुआ बैठा था। ओहो, क्या हुआ? चुपके क्यों बैठे हैं? वो उसके करीब आते साथ बैठी। माँ वो उससे लिपट गया। मामा को मार दिया, मैंने देखा। वो उससे लिपटे रो रहा था। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। उसे खुद में भेजकर तसल्ली दी। बाबा साथ हैं उनके, उनका ख्याल रखेंगे। मुझे भी जाना है। अलग होते उसे देखा। जाने वो कब से रो रहा था। हाँ, हम जाएंगे, लेकिन अभी आप रोना बंद करो। रीज अंदर अभी वहां आया। चले। वो जल्दी से खड़ा हुआ। अभी नहीं, कुछ देर में। उसे उठाते वो लोग बाहर आ गए थे। लिविंग रूम में आके उसे सोफे पे बिठाया। कितनी देर उसे बहलाने की कोशिश करते रहे। आसाम की कॉल भी आई थी। उसने अबान से बात करके उसे बहादुर बन के रहने का कहा था। सारी कार्रवाई मुकम्मल करके आसाम रूम में आया। आयशा उसके पास बैठी सर पे उंगलियां फेर रही थी। वो बेहोश पड़ी थी। गोली चेस्ट के नीचे पसली पे लगी थी। ऑपरेट मुश्किल था, लेकिन शुक्र है अब सब ठीक था। हमीद साहब एक तरफ बैठे उसी को देख रहे थे। वो भी खामोशी से उनके पास जाके बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था अपने बाप के कातिल के साथ बैठेगा। वो तो उस शख्स से शदीद नफरत करता था, लेकिन आज हालात इस मोड़ पे ले आए थे कि उसे इस शख्स की जरूरत पड़ी थी। उन्होंने कोई गिला नहीं किया था, ना कोई तंज, बस खामोशी से उसकी मदद कर दी थी। थोड़ी के नीचे मुट्ठी बनाए वो अशवे को देख रहा था। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया था। आप लोग चले जाएं, मैं यहीं हूँ। आयशा को देखा, जो कब से वहां बैठ बैठ के थक चुकी थी। नहीं, हम यहीं हैं, तुम जाओ। आबान भी परेशान हो रहा होगा। उनकी बेटी थी, वो थक भी जाती तो वहां से नहीं जाती। हाँ बेटा, एक चक्कर घर का लगा लो तुम। बच्चा परेशान हो रहा होगा। हमीद साहब ने भी फोर्स किया। उसके साथ रीस और दूसरी लड़की है, वो संभाल लेंगे। वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी लड़की कौन सी? पता नहीं, अशवे की दोस्त है, नाम नहीं जानता। इज्जत होगी, हमीद साहब ने अंदाजा लगाया। हाँ शायद। चलो अच्छा है, लेकिन आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर अभी तो वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोश बैठी रही। 7 घंटे बाद अशवे को होश आ गया था। मामा बाबा को सामने देखकर दिल को तसल्ली हुई। आसाम बाहर कुछ खाने पीने के लिए लेने गया हुआ था। कैसी है मेरी बेटी? हमीद ने उसके माथे पे प्यार करते पूछा। अश्विन ने बस पलकों से जवाब दिया था कि ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, वो कह रहे थे। दरवाजा खुला। अश्विन की नजरें दरवाजे पे ही टिकी थीं, लेकिन वहां आसाम नहीं, नर्स थी। दिल को कुछ हुआ। पता नहीं कहाँ था आसाम, पूछ भी नहीं सकती थी। नर्स ब्लड प्रेशर चेक करके चली गई। आयशा और हमीद से छोटी छोटी बातें करके सो गई थी। शायद दवाइयों का असर था, उसे बहुत नींद आ रही थी। आसाम जब दोबारा रूम में आया तो वो सो चुकी थी। हमीद और आयशा बेगम, उसे पता चला था कि वो होश में आ चुकी थी। अब तो घर चले जाएं। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। वो कब से वहां उसके लिए परेशान हो रहा था। और हाँ, हम जाते हैं, तुम ख्याल रखना। हमीद साहब खामोशी से उठ गए। आयशा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जाना पड़ा। अशवे के घर चलते हैं, आबान से भी मिल लेंगे। परेशान हो रहा होगा। आयशा को असल में इज्जत की वजह से बेचैनी हो रही थी। ठीक है, बाइक स्टार्ट करते हमीद साहब ने हामी भरी। और अगर उसके साथ रुकना पड़ा तो रुक जाएंगे। देखते हैं ना। आसाम ने कुछ कहा नहीं है। अशवे को भी हॉस्पिटल में ही रखना है 3 दिन। अगर ऐसा हुआ तो घर ले जाएंगे आबान को अपने साथ। ठीक है, आसाम से पूछ लेना। उसी बारे में डिस्कस करते वो लोग वहां पहुंचे तो आबान को वो लोग खाना खिला के सुला चुके थे। रीज और इज्जत खुद बाहर लॉन में सितारों की चादर ढले बैठे इंतजार में थे कि अगला क्या ऑर्डर मिलेगा। लेकिन वहां मामा और बाबा को आते देख के रीज के तो होश उड़े। अगर मामा इज्जत को साथ देख लेती तो जरूर बातें सुनाती। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा था। अश्वे सो रही थी। हमीद और इज्जत वापस घर चले गए थे। पानी। अश्वे किसमिस आई। आसाम ने पास बड़ी बोतल से पानी निकाल के उसके होंठों से लगाया। बस हल्का सा सर ऊपर किया था। गोली ऐसी जगह लगी थी कि वो बैठ भी नहीं सकती थी। दर्द हो रहा है। उसने अभी मुकम्मल आंखें नहीं खोली थी। शायद दर्द की वजह से ही उठी थी। डॉक्टर को बुलाता हूँ। सर बेड पे टिकते बाल समेटे। ना जाए। उसने अभी आसाम को देखा भी नहीं था। यहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर को तो बुलाना है ना। उसका हाथ थामते माथे पे होंठ रखे। दर्द से उसका रंग पीला पड़ रहा था। 2 सेकंड में वापस आ रहा हूँ। हाथ रखते वो बाहर आया। भागते हुए कॉरिडोर पार किया। डॉक्टर को इन्फॉर्म करके वापस भी उसी अंदाज में पहुंचा था। रो क्यों रही हैं? करीब आते दोबारा हाथ पकड़ा। दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। आसाम ने कपड़ा उठा के देखा तो खून निकल रहा था। ओहो। डॉक्टर उसी वक्त रूम में दाखिल हुआ। फिर जल्दी से उसका खून साफ करते दर्द का इंजेक्शन दिया। इन्हें ज्यादा हरकत मत करने दें। अभी स्टिचेस कच्चे हैं, जख्म खराब भी हो सकता है। प्लीज बहुत सारा ध्यान रखें। डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देता चला गया। इस बात में सर हिलाते वो अश्वे की हथेली मसल रहा था।
मुझे नहीं सोना। वो दोबारा से गनूदगी में जा रही थी। मुझे नहीं। उसकी आवाज़ भी काफ़ी हद तक भारी थी। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। कुछ देर बस, फिर सब ठीक होगा। उससे अश्विक की हालत नहीं देखी जा रही थी। कुछ ही देर में वह दोबारा सो गई। दोबारा शाम को जाके जागी तो आसाम वहीं बैठा था। अब कैसा फील हो रहा है? ठीक। होंठ जरा से हिले। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। सर हिलाया। ठीक है। कुछ खाएंगी? नहीं। दोबारा नामे सर हिलाया। कुछ खाएंगी तो ठीक होंगी। कैसे खाऊं? फिर से आंखें भरना शुरू हुई। प्लीज अश्विक, रोए मत। आंसू साफ किए। घर जाना है। जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होंगी घर नहीं जाना। काफी देर वो उसे बहलाता रहा। फिर आबान और आयशा आ गईं। सूप, आसाम के लिए खाना और अश्विक के कपड़े भी साथ लाई थी। आबान पहले तो अश्विक के सर पे माथा टिका के खूब सारा रोया। साथ वो भी रो रही थी। आसाम बाहर निकल गया था। आप बेशक मेरी स्टेप मामा हैं, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है। उसके गाल पे होंठ रखते खुद ही साफ किए। जब तक आसाम वापस आया वो दोनों नॉर्मल हालत में आ चुके थे। फिर अश्विक को सूप पिलाया। कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि फिलहाल ऐसा करना जख्मों के लिए नुकसानदेह था। वो 3 दिन अश्विक के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। 3 दिन बाद जब घर आई तो सुकून का सांस लिया। व्हील चेयर पे थी जो पीछे से काफी नीचे की हुई थी कि ऐसे अश्विक तकरीबन लेटी हुई थी। घर पहुंच के इसे आसाम ने उठा के बेड पे लेटाया। नीचे रूम सेट कर दिया गया था। दानिया भी वापस आ गई थी। घर में काफी लोग जमा थे। अश्विक को अच्छा लग रहा था। जब अश्विक को अच्छा लग रहा था तो आसाम को भी अच्छा ही लग रहा था। उन सबके साथ उसे छोड़ के खुद वो रफाकत के पास चला गया। वो लोग इस वक्त फैक्ट्री के केसेस सेट कर रहे थे जब आसाम वहां पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। रफाकत उसे देख के खड़ा हुआ। सब ठीक चल रहा है? आसपास देखते पूछा। शर्ट पे शिकने थकन ज़्यादा लग रही थी। 3 दिन से बेयर सेट ना होने के बावजूद वो हैंडसम लग रहा था। यहाँ का सेटअप कल तक जमा हो जाएगा, फिर परसों इफ्तिताह, रिफाकत ने उसे बताया। ठीक है। वो बेसमेंट की तरफ आ रहे थे जिसका दरवाज़ा पिछली तरफ भी खुलता था। वहाँ पेट्रोल की टैंकियाँ लगाई गई थीं। यहाँ सब ठीक है? जी सर। एक काम करो, अपनी जेब से छोटे छोटे बटन नुमा कैमरे निकाले जो तादाद में 12-13 थे। ये सब यहाँ लगाओ। सब के सब, हर हर कोना नजर आना चाहिए। और सिक्योरिटी रखो यहाँ। कोई भी आसपास हरकत हो तो एक्शन लेना। अगर मैं बिजी हूँ तो तुमने सब हैंडल करना है। समझ रहे हो ना? उसके कंधे पे हाथ रखते वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। अगर हो सके तो रात को भी यहीं ही रुक जाओ। इन्फॉर्मेशन कैसी? पूछा। एक्चुअली मैंने कुछ सुना है। बस एहतियात करो। दुश्मनों की लाइन लगी है। कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। पहले ही क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। हिम्मत खत्म हो रही है। वो वाकई थका हुआ था। पिछले कई घंटों से वो सही करके सो नहीं सका था। अश्विक जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक सो भी नहीं सकता था। सोते हुए करवट लेना उसके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे ध्यान रखना पड़ता था। बहुत एहतियात से एक तरफ ही वो रुख फेर सकती थी। रफाकत उसे बाहर तक छोड़ के गया। उसके बाद वो अपने ऑफिस कुछ देर के लिए गया। वहाँ वसीम था जो सब देख रहा था। 8 बजे वो दोबारा मेंशन में था, लेकिन उसी जगह जहाँ परीशे थी। हाय, कुर्सी खींच के उसके सामने बैठा और परीशा ने झुका सर उठाया। इतने दिनों में उसकी मोहब्बत का भूत उतर चुका था शायद, इसलिए खामोशी से बैठी रही। कैसे गुजर रहे हैं दिन? बाजू घुटनों पे टकाते वो जरा आगे होकर झुका। कैसे गुजर सकते हैं यहाँ? कुछ भी नहीं दिया खाने को। प्यास लगी है, पानी नहीं देते। उसे शायद अभी भी उम्मीद थी आसाम से रहमदिली की। पानी चाहिए? पीछे हुआ, आसपास देखा। यहाँ तो नहीं है पानी। तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा। वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। प्लीज, वो सिसकी। मैं मर जाऊंगी। मैं मारना ही चाहता हूँ। इतना तो यकीन रखो अपनी मोहब्बत पे। आगे होकर उसके बाल पीछे किए। आसाम, प्लीज तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो। प्लीज। वो पुरानी परीशा बनी। मैं जानती हूँ तुम नफरत करते हो मुझसे, लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना। प्लीज आसाम। वो उसके घुटनों से लिपटी। नफरत नहीं है मुझे तुमसे। नफरत भी एक जज्बा है और मेरा कोई जज्बा तुमसे वाबस्ता नहीं है परीशे। नीचे झुक के चेयर के नीचे लगी गन उतारी। परीशा उसका चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल स्पाट था। खामोश, उदास, गहरी आंखें। मेरे बस में नहीं है तुमसे मोहब्बत ना करना। कसम से, अगर होता तो कभी ना करती। उसकी आंखों से उसका दिल बह रहा था। हर मोहब्बत करने वाले की तरह वो भी चाहती थी अपने महबूब के साथ रहना, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो सकती थी। उसकी आंखों में देखते पीछे से पिस्तौल ऐन दिल वाली जगह पे रखा। परीशा उसकी आंखों में देख रही थी। शायद आसाम कुछ अच्छा बोलने वाला हो, लेकिन नहीं हुई। ट्रैगर दबाया। परीशा के जिस्म ने झटका खाया था। फिर से गोली चली और कई गोलियां उसके दिल में पेवस्त होती गईं।
आज फिर आसाम के कपड़ों पे खून लगा था, लेकिन ये खून उसे तकलीफ नहीं सुकून दे रहा था। परीक्षा का जिस्म वहीं उसे देखते देखते बेजान हुआ, लेकिन खुली आंखें अभी भी आसाम को देख रही थीं। शायद उसके लिए मौत ही आसानी थी, वरना महबूब के बिना जीना रोज मरने जैसा था। उसकी मौत तो बहुत अच्छी थी, जो महबूब के हाथ उसी की गोद में सर रखे नसीब हुई थी। तुम मुझ तक रहती तो शायद माफ कर भी देता। तुम मेरे दिल तक आ गई थी, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरी बीवी को तकलीफ दे। कितनी देर आसाम वहीं बैठा रहा, फिर परीक्षा का सर गोद से उठा के कुर्सी पे रखा। उसकी आंखें हनूज खुली हुई थीं। आसाम को बाहर निकलते वो खुली आंखों से भी नहीं देख पाई थी। एक हफ्ते बाद परीक्षा को एक पुलिस मुकाबले में जान पर करार देकर दफना दिया गया था। हर दूसरे चैनल पे यही न्यूज़ थी। उसकी माँ हकीकत जानती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि गलती उन्हीं की थी। अश्वे का जख्म ठीक हो रहा था काफी हद तक। वो अब उठ के बैठ सकती थी। नाश्ता आसाम खुद करवाता था। लंच और डिनर आयशा या इज्जत करवा देती थी। कभी इज्जत वहां आ जाती थी, कभी आयशा। ये हफ्ता बस इसी आने जाने में गुजरा था। आबान का ज्यादा वक्त अश्वे के पास गुजरता, कुछ न कुछ उसे खाने को देता रहता कि जल्दी ठीक होंगी। कपड़े आसाम खुद चेंज करवाता था अश्वे के। जख्म पे बैंडेज सब कुछ खुद ही करता था। फैक्ट्री का इफ्तिताह भी पेंडिंग पे था, क्योंकि आसाम बेहद बिजी था और उसका इरादा अश्वे से करवाने का था। अगर हालात ठीक होते तो अब तक हो चुका होता। मामा, बाबा, मामा बुला रही हैं। वो बाहर लाउंज में बैठा काम कर रहा था। अभी अश्वे के पास से उठ के आया था। वो फिर बुला रही थी। सारा दिन उसका यही काम था। आज से वो घर रह के ही काम करने वाला था। वो खुद ही अश्वे की केयर कर सकता था। कितनी देर लगाई है, मामा तो पास बैठी रहती हैं। उसे देखते ही शिकवा किया। मैं अभी उठ के गया था। उसे घूरा। क्यों गए थे? मुझसे कोई काम नहीं होता, पता भी है, फिर भी। मुंह फुलाए नाराजगी से देख रही थी। अच्छा बताएं, क्या काम है? लैपटॉप बंद करके उसके पास बैठा। कुछ नहीं, बस यहाँ ही बैठें, बल्कि टीवी चला दें। सॉरी, मैं नहीं देख सकता ड्रामे। मूवी लगा दें। ठीक है, आप मूवी देख लेना, मैं काम कर लूंगा अंदर स्टडी में। साथ इशारा किया। नहीं, बस मुझे नहीं देखनी। उसे रोकने के लिए बाजू थामा। अशु, बाकी सबको भी ऐसे ही तंग किया था? मुस्कुराती आंखों से देखा। नहीं, हर किसी को नहीं करते। तो मुझे भी मत करे ना, काम करना है, अब तो डबल काम है। मुझे भी काम समझ के कर लें। यहाँ दर्द हो रहा है। जख्म की तरफ इशारा किया। अच्छा, फिर अपनी जगह से उठते घूमकर उसकी तरफ आया। शर्ट ऊपर करें। नहीं, अगर शर्ट ऊपर नहीं करेंगी तो मैं कैसे देखूंगा? आप बस हाथ लगा के चेक कर लें। वो बजिद थी। ऐसे कैसे पता चलेगा जख्म खराब है या ठीक? जबरदस्ती उसकी कमीज ऊपर की। कुछ भी नहीं था। दर्द नजर थोड़ी आता है। दोबारा कमीज सही करते नाराजगी से देखा। जी, आप जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ नहीं। ड्रेसिंग टेबल पे पड़े कार्टून को उठा के ड्रॉर में रखा। नहीं, मैं क्यों तंग करूंगी? अगर दर्द होता तो आपके चेहरे से पता चल जाता है। उसे देखा। तो अभी क्या नजर आ रहा है? आंखें स्क्वेयर के बहाना बनाया। फिलहाल तो मुझे शरारत ही नजर आ रही है। उसके चेहरे को देख के आसाम मुस्कुराया। ठीक है, आप काम करें अपना। हाथ से इशारा करते उसे जाने का कहा। जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत काम है। वो भी उसके पास से उठ के सोफे पे जा बैठा। ये तो उठा ले। हाथ से लैपटॉप को उसकी तरफ घसीटा। ओ हाँ, वो जो उसे देखने लगा था उठ के लैपटॉप उठाया। इन कुछ दिनों में वो उसकी हर अंदाज जान गया था। उसे कैसे, क्या चाहिए, किस हरकत का क्या मतलब है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर रही है तो क्यों कर रही है। मुझे भूख लगी है। अभी उसने दोबारा काम शुरू किया ही था कि अश्वे की फिर आवाज आई। अभी कुछ देर पहले नाश्ता किया है। बेचारगी से उसे देखा। हाँ, तो नाश्ता किया है ना, इसके अलावा भूख लगी है। कोई स्नैक्स बिस्किट वगैरह ला के दें। काम भी बाहर जाने वाला था। आप भी चलें साथ। फिर लैपटॉप बंद कर दिया। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो दर्द होता है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं खुद रख लूंगी, आप बस ला के दें। जिद की। ओके, ठीक है। उठ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया, फिर रफाकत को कॉल की। यार, एक काम कर दोगे? सर को जाते शर्मिंदगी से बोला। जी जी सर, वो गाड़ी में था। अगर हो सके तो बच्चों के खाने वाली चीजें तो लाके दे जाओ, स्नैक्स, बिस्किट, टाफियां वगैरह। अश्वी उसे सदमे से देख रही थी। कितनी चालाकी से वो बच गया था। ठीक है, पहुंच के कॉल करना। फिर फोन बंद करके वापस वहीं रखा। आपको मैं बच्ची लगती हूँ? अश्वी बामुश्किल बोली। हरकतें तो बच्चों वाली ही हैं। मुस्कुराहट छुपाते दोबारा सोफे पे आया। अश्वे सदमे से मुंह खोले उसे देख रही थी। वो उसे तंग करने के लिए कह रही थी, उल्टा खुद सदमे में पहुंच चुकी थी। आप खुद जाते ना, बामुश्किल बोली। आसाम ने सर उठा के उसे देखा। आपको जो चीजें चाहिए थी वो आ जाएंगी, अब आराम से काम करने दें। सीरियस होते उसे घूरा। ठीक है, आपसे तो मामा ही अच्छी हैं। कम अज कम मेरे साथ तो बैठती हैं, मेरी कंघी करती हैं और मेरी टांगें भी दबाती हैं। सोच सोच के बताया।
तो फिर कल से मामा को ही बुला लेना, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। कम से कम मेरा काम तो मुकम्मल होगा ना। यहाँ ना आप खुश हो रही हैं ना मुझे कुछ करने दे रही हैं। उसे वाकई गुस्सा आ गया था। लैपटॉप उठाते बाहर आ गया। पीछे अश्वे खामोश रह गई। दिल ही टूट गया था बेचारी का। आधे घंटे में उसने जबरदस्ती सारी फाइल्स भेजी थी, पर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अश्वे को नाराज करके वहां बैठना। पर वो वहां भी कौन सा एक जगह बैठने दे रही थी उसे। रफाकत अभी तक नहीं आया था। दोबारा कॉल करके पूछा तो वो चीजें अभी ले रहा था। कुछ देर बाद वो आया तो आसाम ने खुद उसे रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वहीं दरवाजे से चीजें पकड़ाई। अंदर आ जाओ। सलाम का जवाब देते उसे अंदर आने का कहा। वो भी पीछे पीछे अंदर आया। क्या खाओगे? बैठने का इशारा करते पूछा। कुछ भी नहीं, बस मैं चलता हूँ। वो बस ऐसे बैठा था जैसे अभी उठ जाएगा। कुछ देर तो रुको। आसाम खुद ही जूस ले आया। एक तो आजकल काम वाली आंटी भी गायब रहती थी। थैंक यू सर। गिलास पकड़ते शुक्रिया कहा। यू आर वेलकम। आसाम भी साथ टिक गया। भाभी कैसी हैं? अश्वे का पूछा। ठीक है, अब तो काफी हद तक, बस बैठने में ज्यादा मसला होता है। चले, अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे। गिलास खत्म करके टेबल पे रखा। आमीन। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाने के लिए उठ गया। कहाँ थे? अभी तुम देर कर दी आने में, जाते जाते पूछा। वो सर काम करवा रहा था बेसमेंट का, वहीं बिजी था। अभी लगा के आया हूँ काम पे मजदूरों को, वहीं जाऊंगा वापस। तफसीलन बताने के लिए रुका। ठीक है। अलविदाई मुसाफा करते हुए चला गया। वापिस आके सामने शॉपर उठाया जो साइज में काफी बड़ा था और भरा हुआ था। चीजें लिए वो ऊपर कमरे में आया तो अश्वे सो चुकी थी। सोई सोई भी गुस्से में लग रही थी। पैकेट टेबल पे रख के वापस चला गया। अब वो सुकून से काम कर सकता था। अब हमें अपना काम कर लेना चाहिए। वहां काम स्टार्ट हो गया है। जो हुक्म सेठ साहब। सर झुकाते उसका आदमी वापस चला गया। पेट्रोल के टैंकर निकालो। उसने बाहर आते ही आगे अपने आदमियों को कहा। 12:30 वो फैक्ट्री के बाहर थे। पाइपों के जरिए फैक्ट्री के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना था। दो आदमी पिछले रास्ते से अंदर गए थे। उनके हाथों में लोहे के औजार थे जिनके जरिए टैंकों को लीक किया जाना था। वो लोग जब अंदर पहुंचे तो बदकिस्मती से टैंक पेट्रोल से नहीं पानी से भरे हुए थे। लेकिन वो अपनी बदहवासी में उन्हें लीक कर चुके थे। पानी हर तरफ फैल रहा था। इससे पहले कि वो बाहर आके बताते, रफाकत ने दोनों को ही दूर से शूट कर दिया। वो अंदर काम कर रहा था जब उसके मोबाइल पे अलार्म बजने लगा। ये तब बजता था जब कोई बेसमेंट का दरवाजा खोलता था। पहली फुर्सत में उसने अंदर लगे कैमरे ऑन किए और उम्मीद के मुताबिक वाकई वो गड़बड़ थी। तेजी से आसाम का नंबर मिलाया और उसे इन्फॉर्म किया। थोड़े ही वक्त में आसाम की गाड़ी एंट्रेंस पे रुकी। वहां पर पेट्रोल की खुशबू आ रही थी लेकिन आसपास कहीं भी कुछ नहीं था। वहां आग लगने के लिए बस एक माचिस की तीली की जरूरत थी। सामने से रफाकत भागता हुआ आ रहा था। सर, दो को तो मार दिया है, लेकिन लगता है बाकी लोग भाग गए हैं। नीचे बेसमेंट में पानी भर रहा है। बताएं क्या करें? एक काम करो, पानी खींचने वाली मोटरों का बंदोबस्त करो। बेसमेंट से वो पानी निकाल के यहाँ छिड़काव करना है। आसपास हर तरफ सिक्योरिटी फैल चुकी थी। गोली मारने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। सबको एहतियात का कह के वो खुद नीचे आया। पानी में भीगते जो कि उसके पेट तक आ चुका था। टैंकों के शगाफ ढूंढे। उन्हें बंद करना आसान नहीं था। बहुत सफाई से जगह जगह सुराख किए गए थे। टैंक तो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। खैर ये छोटा नुकसान था। बड़ा नुकसान होने से बचत हो गई थी। यहाँ पानी भी उसने खुद डलवाया था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने दानिया को किसी से फोन पे बात करते सुना था जिसमें वो बेसमेंट के बारे में बात कर रही थी। पहले भी उसने आसाम के साथ धोखा करने की कोशिश की थी तो इसलिए वो उससे तो चुकन्ना रहता था। दानिया के पीछे कौन था उसका पता लगाना बाकी था। वो सारी रात आसाम ने वहीं गुजारी थी। अगले दिन भी मुकम्मल यकीन के बाद के वहां अब पेट्रोल के असरात खत्म हो चुके हैं तो वापस घर आया था। उसने सिर्फ 2 दिन अश्वे के साथ घर में गुजारे थे। अब फिर ऑफिस जाना जरूरी हो गया था। सुनो, ये पर्पल कलर की फ्रॉक तो प्रेस कर दो। इज्जत सामने बैठी नॉवल पढ़ रही थी जब अश्वे ने उसे मुतवज्जा किया। अच्छा कह के वो वापस नॉवल में गर्क हुई। कसम से यार, जो भी मेरे पास होता है वो कहीं और ही होता है। उकताए हुए उसे देखा। नहीं तो तुम क्या चाहती हो? हर वक्त अश्वे अश्वे करते रहें। आगे से वो भी दू बदू बोली। हाँ तो और क्या करने आते हो यहाँ? मेरे लिए ही तो आते हो। तुम मुझसे बातें भी किया करो। ये क्या, मामा हो तो वो बस यहाँ आके नसीहतें शुरू कर देती हैं। तुम और रीस, एक मोबाइल उठाए रखता है और एक नॉवल लेके बैठ जाती है। इसे साथ ले जाओ और वहीं पढ़ लेना, लेकिन यहाँ मेरे साथ बैठ के बातें किया करो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्मिंदा होने के बजाय उसने नॉवल अपने बैग में रखा। तुम्हारा शोहर तो तुम्हें नॉवल का प्रिंट निकलवा के दे सकता है, लेकिन मेरे वाला तो कहता है नॉवल या मैं। बेध्यानी में वो बोले चली गई और अश्वे जो पहले इतराने का सोच रही थी मुंह खोले हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब मेरे वाला? वो अभी ज्यादा हरकत नहीं कर सकती थी वरना एक जंप लगा के उसके पास पहुंच चुकी होती। नहीं, मेरा मतलब क्या पता वो ऐसा कहे। जी नहीं, तुम अब बात को दूसरी तरफ मत घुमाओ। शाबाश, बताओ कौन है वो बदनसीब जो मेरी दोस्त के साथ सेट है? अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। पता नहीं अश्वे का क्या रिएक्शन होता रीस का सुन के।
अभी अभी अभी। जख्म पे हाथ रखते वो अपनी जगह से उठी। अश्वे प्लीज यार, फिर कभी बताऊंगी, अभी मुझे घर जाना है, मगरिब हो रही है, बाबा लेने आ रहे होंगे। जल्दी से बैग में अपना मोबाइल रखा। इज्जत, अश्वे उसके पास बैठने लगी थी कि इज्जत उठ गई। अपनी दोस्त को नहीं बताओगी? खफगी से देखा, एक तो इतनी मुश्किल से वो चल के आई थी और आगे से इज्जत मोहतरमा खुद वहां से निकल पड़ी थी। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। झुक के उसके गले लगी। फिर मिलते हैं, और नॉवल के लिए शुक्रिया। अश्वे के कुछ कहने से पहले ही वो बाहर निकल गई। अजीब है, मर्जी है। वहीं कुशन सेट करते लेट गई। आसाम आने वाला था, उसे सोने का नाटक भी करना था, और ये नाटक उस दिन से चल रहा था जब उसने स्नैक्स मंगवाए थे और आसाम उसका दिल तोड़ के चला गया था। सर, ये इन दोनों के आईडी कार्ड और ये मोबाइल। वसीम ने चारों चीजें लिफाफे में बंद उसके सामने टेबल पे रखी। आगे होकर लिफाफा उठाया, फिर खोला। एक का नाम हसीब था और एक का नाम मुईद था। ये दोनों न्यूज में दो, साथ स्टेटमेंट टेक्स्ट करता हूँ। जी सर। जाओ, तुम, मैं देख लूंगा। ओके सर। वो सर हिलाता बाहर चला गया। मोबाइल निकाल के ऑन किया तो दोनों खाली थे। ना नंबर, ना मैसेजेस, ना ही कुछ और, जैसे अभी अभी न्यू लिए हों। लेकिन उनकी बैरूनी हालत इस्तेमालशुदा लग रही थी, यानी किसी ने बाद में सब डाटा डिलीट किया है। फिर अपने मोबाइल से किसी को कॉल मिलाई। हाँ सुनो, अगर फ्री हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो? हाँ, शाम में मिलते हैं, अगले की बात सुनते जवाब दिया। ऑफिस से निकलने से पहले सलीम उसे मिला था। जैसे दोनों मोबाइल देकर उसका सारा डाटा रिकवर करने का कहा था। वो दोनों आदमी कौन थे और किसके लिए काम करते थे, ये सब मालूम करना बहुत जरूरी था। फिर अपने रूम से बाहर निकला। ऑफिस वाला हिस्सा तकरीबन खाली हो चुका था। वर्किंग एरिया में अक्सर और बेशतर लोग अभी मौजूद थे। घर आते हुए वो मार्केट से ताजा फ्रूट्स और फ्रेंच फ्राइज खरीद के लाया था। आज भी काम वाली आंटी नहीं थी। चीजें किचन में रख के ऊपर आया। दरवाजा खोला तो सामने सोफे पे अश्वे फिर से सो रही थी। आजकल कुछ ज्यादा ही नींद नहीं आती, जूते उतारते सोचा। फिर स्लीपर्स पैरों में अड़सते अब आन के रूम में आया। हाय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा, मैं घर सारा दिन फ्री होता हूँ, मामा को भी तंग नहीं करता। सोच रहा हूँ स्कूल जाया करूँ। बड़ी समझदारी की बात करते उसे देखा। क्या आप 5 साल के हो गए हैं? उसे गोद में उठाते खिड़की के पर्दे पीछे किए। जी, मैं 6 साल का होने वाला हूँ। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उठाए उठाए बाहर लाया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। जी बाबा। अच्छा, एक काम करेंगे? जी बोले। आपकी मामा सो रही हैं, तो रूम में दाखिल हुआ। जी हाँ, मैं क्या कह रहा था? दरवाजा आराम से बंद करते उसे नीचे उतारा। आप कह रहे थे कि मामा सो रही हैं। हाँ, तो मामा सो रही हैं, तो क्यों ना हम फार्म हाउस चलें? अश्वे जो उसकी बात बखूबी सुन रही थी, माथे पे शिकने उभरी। आसाम उसे देख रहा था। मामा के बिना मजा नहीं आएगा ना? आबान सच समझ रहा था कि जाना है। नहीं, मामा के बिना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां हम दोनों अकेले होंगे, खूब मजे करेंगे, घोड़े पे भी बैठेंगे, और वहां वो जो खूबसूरत आंटी हैं, निमरा आंटी, उनसे भी मिलेंगे। अश्वे की पलकें लरस रही थीं। हाँ, वो मुझे कहती हैं, काश मैं उनका बेटा होता। अश्वे जो वह मुश्किल आंखें बंद किए लेटी थी, पट से आंखें खोली। मैं भी जाऊंगी। एकदम से उठ के बैठने की वजह से दर्द हुआ, लेकिन कंट्रोल कर लिया। ओहो, आप आराम करें। मुस्कुराहट छुपाते आबान को भी देखा, जो परेशानी से दोनों को देख रहा था। अब तो ये उठ गई हैं। फिर कुछ सोचते बोला। हाँ, तो मतलब हमें जाना कैंसिल करना पड़ेगा, सोचते हुए अंदाज में कहा। नहीं मामा, आप सो जाएं यार। आबान उठ के उसके करीब आया। नहीं, मैं भी जाऊंगी और आपकी इस खूबसूरत निमरा आंटी से भी मिलूंगी। मेरे कपड़े प्रेस करें, वो पर्पल वाले। फिर आसाम को कहा। आसाम ने हैरत से उसे देखा। क्या मैं करूं? जी, मैं नहीं कर सकती, वरना कर लेती। पाँव चिल्लाते सर झुकाया। आसाम की आंखें उसी पे टिकी थीं। आबान, आज नहीं जाते, फिर कभी जाएंगे। आज ही जाएंगे, मैं खुद कपड़े प्रेस कर लूंगी। वह मुश्किल उठ के कपड़े निकाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते बाहर निकलने लगी। मुझे दें। रास्ते में उससे कपड़े पकड़ लिए। मैं कर लाता हूँ, और फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। आप ठीक होंगी तो फिर जाएंगे। बाबा, हम फिर भी चले जाएंगे, अभी भी जाते हैं। प्लान कैंसिल होते देख के आबान जल्दी से आगे आया। हाँ, अभी भी जाएंगे, और बाद में भी। आबान ठीक कह रहा है। आसाम अपने कहे पे खुद ही फंस गया। ठीक है, कंधे उचकाते कपड़े प्रेस करने चला गया। कैसे कैसे दिन आ गए हैं। आसाम शेख को कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। ऊंचा बड़बड़ाते वो अश्वे को सुना रहा था। कोई बात नहीं, बीवी बीमार हो तो उसकी खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस ऐसी खिदमतें ही करवाएंगी, कुछ और भी करने वाले काम होते हैं, जिनमें शर्म सबसे पहला काम है। अश्वे बोली। शर्म एक वाहिद काम है जो आसाम को नहीं आता। वो दोनों ऊंचा ऊंचा एक दूसरे को सुना रहे थे। शर्म के अलावा भी कुछ नहीं आता। अबान वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे तैयार होना था। आता है, बस आप करने नहीं देती। मैंने क्या नहीं करने दिया? हैरत से उसे देखा। प्यार, मोहब्बत, रोमांस, और बस बस बस।
काश मैं बहरी हो जाऊं। बहरी हो जाए फिर भी मैं करूंगा। काश आपको शर्म आ जाए, फिर आपको बेशरम बना दूंगा। वो साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर रहा था। अश्वे तिल मिलाते दरवाजे से उसे घूर रही थी। मैंने आपको अपना गुलाम बना लेना है, वहीं दरवाजे से हाथ हिला हिला के कहा। मैं आपके पाँव चूमने के लिए भी तैयार हूँ। उसने हंसते आयरन का स्विच निकाला। मेरे पाँव पिछले 10 दिन से गंदे हैं और उनसे स्मेल भी आ रही है। आसाम करीब आ रहा था, वो दरवाजे से पीछे हुई। मेरे होंठों से लगेंगे तो खुशबू देने लगेंगे। कपड़े बेड पे सीधे करके रखे। बाबा मैं तैयार हो गया हूँ। आसाम वापिस अश्वे की तरफ घूमा ही था कि आबान तशरीफ ले आया। गुड, शाबाश, मेरा बेटा तैयार हो गया है। अश्वे बाजू सीने पे बांधे आसाम को देख रही थी। चलें, अब आप नीचे जाके बैठें, मैं आपकी मामा को तैयार कर लूं। जी बाबा। वो अच्छे बच्चों की तरह वापस चला गया। अश्वे से घूर रही थी। मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। 2 कदम चल के वो कपड़ों के पास आई। आपको दर्द होगा ना, मैं करवाता हूँ चेंज। दरवाजा लॉक करते लाइट बंद की। असाम मैं कर लूंगी। एकदम अंधेरा होने से उसकी आंखें चुंधियाई। फिर जो ही मानूस हुई तो असाम अपनी शर्ट उतार रहा था। अश्वे का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। बेख्तियार पीछे होते वो बेड पे चढ़ी। कहाँ जा रही हैं? भारी आवाज पे उसका दिल लर्जा। मैं खुद चेंज कर लूंगी। पीछे होते वो दूसरी तरफ से नीचे उतरी। आपके पीछे पता है क्या है? नहीं। उसने पीछे मुड़ के देखा। दीवार पे कुछ अजीब सा चिपका हुआ था, शायद कोई कीड़ा। मैं इससे नहीं डरती। साथ वो आगे खिसकी। आसाम कपड़े हैंगर से निकाल रहा था। वो अभी उड़ के आपके ऊपर आएगा। नहीं आसाम, मैं जम नहीं लगा सकती। वो भागते हुए उसके पास आई थी। इसीलिए कह रहा हूँ, आप कपड़े भी चेंज नहीं कर सकेंगी। उसे कंधों से पकड़ के सामने खड़ा किया। मुझे कौन सा कुछ नजर आ रहा है? गले की डोरियां खोली जो आगे की तरफ थी। वो बाजू ऊपर नहीं कर सकती थी। पहले एक तरफ से उतारा, फिर दूसरी तरफ से एहतियात से दूसरा बाजू निकाला। मैंने चेंज करने थे तो आपने शर्ट क्यों उतारी है? वो उसे घूर भी नहीं पा रही थी। चेहरे पे हाथ रखते खुद को छुपाने की कोशिश की। गर्मी लग रही थी इसीलिए। उसके लब मुस्कुराए। पर्पल कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनाते पहनाते रुका। वैसे आपने ये कपड़े कहाँ से बनवाए हैं? फ्रॉक को घुमाया। ये मामा ने लाके दिए थे कुछ दिन पहले। हाथ हटा के फ्रॉक को देखा। इस तरह का मेरे पास ड्रेस कोड भी है, सेम यही कलर। वो उसे बता रहा था। वाओ, अभी वही पहने प्लीज। और अश्वे मोहतरमा भूल चुकी थी कि वो किस हालत में खड़ी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उसे शरारत भरी आंखों से देखते, उसकी कमर में हाथ डालते खुद करीब हुआ। उसे खींचता तो दर्द होता था। उसे खींचता तो दर्द होता ना। असाम, आप? सांसें हलक में अटकी। जी। बाल पीछे किए जो शर्ट उतारते उलझ गए थे। बाबा जल्दी करें ना, आबान बाहर दरवाजे पे खड़ा था शायद। ये नहीं होने देगा कुछ भी। जबड़े भेजते पीछे हुआ, फिर फ्रॉक उठा के पहनाने लगा। काश इसकी कोई फुफ्फो होती जो इसे जवान होने तक वहीं उसके पास छोड़ देता। जले दिल के साथ बड़बड़ाया। बाकी मैं कर लूंगी, आप तैयार हो जाएं। सिर्फ कमीज पहनना मुश्किल था। ओके। लाइट जलाई। बाबा क्या कर रहे हैं? जल्दी करें, देर हो रही है। आबान ने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा पीटा। आ रहा हूँ मेरे बाप, तुम्हारे होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हें कहीं और भेजता हूँ। सफेद कॉटन का कुर्ता पजामा निकाल के बाथरूम चला गया। पीछे से अश्विन ने जल्दी से कपड़े समेटे, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बालों की ऊंची सी पोनी बना के दुपट्टा कंधों पर डाला। हील वो पहन नहीं सकती थी। सफेद कलर के खुस्से निकाले जो जहेज में मिले थे। इतनी देर में आसाम भी बाहर निकल आया। आपको एक बात बताऊं? वो बाल साफ कर रहा था। अश्विन ने जूते पहनते उसे देखा। हाँ जी, आप 2 बताएं। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते आईने में उसे देखा। आपका वो जो पर्पल कलर का कोट था ना? हाँ, वो आपने काट दिया था। उसकी बात मुकम्मल की। आपको पता था? दुपट्टा कंधे पे सेट किया। जी पता था। परफ्यूम छिड़का। फिर आपने उस वक्त क्यों कहा था? ताकि कुछ देर और आपको देख सकूं। पीछे मुड़ के एक स्प्रे उस पे किया। आपको नजर आ रहा था? वो परेशान हुई। हाँ, जाहिर सी बात है, इतनी दूर से वो कीड़ा नजर आ गया था। आप तो फिर मेरे पास थी। आप तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। झुक के उसके ब्रश करते गाल पे होंठ रखे, फिर खुद ही उन्हें साफ किया। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती, और ना ही कभी आएगी। आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसकी बात काटते इन्फॉर्मेशन में दोबारा इजाफा किया। मामा आप ही आ जाएं, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आबान बेचारा कब से बाहर खड़ा था। आ रहे हैं बस। साथ ही दरवाजा खोला। ओहो, मैचिंग। आबान ने भी लाइट पर्पल शर्ट के साथ व्हाइट निकर पहनी थी। उसकी कबर्ड छोटी सी थी, जहां से वो खुद भी कपड़े निकाल लेता था। बकौल आसाम के, ये उसके साइज के मुताबिक बड़ी होती जाएगी। अपने कपड़े निकालना, अपने आप को मैनेज करना आसाम ने उसे सिखाया था। उसे अकेले जीने का तरीका, अपने लिए खुद ही काफी कैसे हुआ जाता है, ये सब सिखाने वाला आसाम था। चले भी उसका हाथ पकड़ के खींचा। एक तरफ से अश्वे का हाथ थामा हुआ था। उनका कमरा आजकल नीचे शिफ्टेड था, इसलिए वो जल्दी ही पोस्ट तक पहुंच गए।
गाड़ी में बैठते अंदर से अश्वे के लिए दरवाजा खोला, फिर पीछे मुड़ के आबान के लिए खोला। मैं मम्मा की गोद में बैठ जाऊंगा ना, वो भी आगे बैठना चाहता था। नहीं, वो नहीं बिठा सकती। आ जाओ, यहाँ साइड पे साल बिठा लूंगी। थोड़ा क्लोज होते उसे भी साल बिठा लिया। यूं उनका छोटा सा काफिला फार्म हाउस की तरफ रवां दवां हुआ। क्या मामू ने मामी से बात की हमारे बारे में? इज्जत अपनी छत पे खड़ी थी। नहीं, लेकिन उन्हें शक हो गया है और वो इस रिश्ते के लिए राजी भी नहीं होंगी। वो अपनी तरफ खड़ा आड़ू खा रहा था, फिर परेशानी से उसे देखा। फिर क्या? अगर मामा ना मानी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि पहले अश्वे के लिए आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। अब उनका इस तरह रिएक्ट करना तो बनता है ना। हाँ, लेकिन इसमें अश्वे की भलाई थी। मामा उसे कभी एक्सेप्ट ना करती, पता तो है। तो अब ऐसे में तो इसमें तुम्हारे लिए भी भलाई ही है, क्योंकि मेरी मामा भी कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अच्छा, वो खामोश हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता, सच में। बाबा अगर राजी कर लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मामा ना मानी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो उसका दिल तोड़ रहा था। कल तक तो बड़ी मोहब्बत थी, अब खत्म हो गई है। गुस्से से देखा। वो तो अब भी है, लेकिन मामा पहले हैं। मैं उनकी बात तो रद्द नहीं कर सकता ना। वैसे भी पड़ोस में एक लड़के ने ऐसा ही किया था, फिर उसकी आज तक औलाद नहीं हुई। रोहासी होती इज्जत को देख के बात बदली। अगर मैंने भी मामा की बात ना मानी तो मेरे भी बच्चे नहीं होंगे। बात को समझो। अंदाज सीरियस ही था। वाह वाह, क्या ड्रामा है। वो हंसी। तो तुम क्या यही चाहती हो कि मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे ना हो? उदास शक्ल बनाई। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी औलाद ना हो और तुम दूसरी शादी के लिए मेरा इंतखाब करो। वो शायद बात को दिल पे ले रही थी, लेना भी चाहिए था। आखिर लड़की थी और मोहब्बत तो वो भी करती थी ना, शदीद वाली। हद है, हद है लड़की, अपने महबूब को बद्दुआएं दे रही हो। तो मेरा महबूब ऐसा काम ना करे। सच कह रही हूँ, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की ना, मैं उसे खुद मारूंगी। हाय हाय, भरी जवानी में मैं बेवा होता अच्छा लगूंगा। शट अप, अपनी मामा को मनाओ, वरना मैंने खुदकुशी कर लेनी है। उसे धमकाते वो दुपट्टा झाड़ते वापस मुड़ी। अच्छा, नाराज तो मत हो, दूसरी शादी आपसे करूंगा। पीछे से हंसते हुए ऊंची आवाज में कहा। इज्जत नीचे जा चुकी थी। सामने पलवशा बेगम बैठी। आजकल उसकी छत की तरफ लगते चक्कर बखूबी नोट कर रही थी। कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर था। दानिया सो रही थी जब तकिए के पास रखा हुआ मोबाइल बजा। हाथ मार के उठाया। हेलो, कौन? बंद आंखों से जवाब दिया। तुम सो रही हो पागल लड़की, वो लोग घर पे नहीं है, जाके पेपर्स उठाओ। कौन घर नहीं है? और तुम कौन हो? तुम्हारा बाप हूँ। होश के नाखून लो और उठो जल्दी से। सेठ अली के बंदों ने भी उसे कॉल करके बताया था कि आसाम विद फैमिली घर से निकला है। उन्हें बस मौके की तलाश थी जो मिल गया था। उसकी गैर मौजूदगी में तमाम चीजें उन्होंने हासिल कर लेनी थी। ठीक है, उठ के बाहर निकली। एक दफा हर तरफ देखा कि कोई है तो नहीं, फिर आसाम की स्टडी रूम में आई जो कि लॉक थी। ये अजीब था, जिसपे उसे तब भी चढ़ती थी। वो कभी भी ये दरवाजा नहीं खोल पाई थी। दोबारा सेठ अली को कॉल करके सिचुएशन बताई। उस पे फिंगरप्रिंट्स लगते थे। अगर आसाम हैंडल घुमाता तो खुद ही दरवाजा खुल जाता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन आजकल अश्वे के फिंगरप्रिंट्स भी लगते थे। उसने अपने बहुत सारे राज रखे तो स्टडी में हुए थे, लेकिन अश्वे को भी वो नहीं मिल सकते थे। तुम हैंडल को हाथ मत लगाओ, इस दरवाजे की कोई ना कोई चाबी तो होगी, वही तलाश करो। दानिया ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। बहुत खबीस इंसान है ये, लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं। उसने तलाश छोड़ दी। कुछ दिन पहले जब आसाम ने उसे फोन पे बात करते सुना था तो उसने प्लान चेंज कर लिया था। उन्हें बड़ा हाथ मारना था। फैक्ट्री को जला के उन्हें कुछ ना मिलता, उन्हें फैक्ट्री ही लेनी थी, ताकि उनकी मेहनत का उन्हें फल तो मिल सके। ये प्लान दानिया का था, जिसपे इन दोनों बाप बेटी ने अमल करना था। एक बात तो बताएं, ये निमरा बाजी कहाँ है? वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। अबान पीछे मरीर बाबा के साथ पौधों पे डिस्कशन कर रहा था। हाँ, उसे मैंने भेज दिया है। उन्हें वहां 1 घंटा होने को था। क्यों? वो जमीन पे देख रही थी, सर उठा के देखा। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप उसे देखें, उसे मिलें, टेंशन होगी आपको। क्यों? वो इतनी खूबसूरत है, मुंह बसोरा। हाँ ना, आप ऐसे ही उसे देख के जेलस होंगी। चलते चलते वो काफी दूर आ चुके थे। नहीं, मैं किसी से जेलस नहीं होती। मैं आपकी ना पहली बीवी से जेलस हुई हूँ कभी, ना आपकी मुझसे बाद वाली बीवी से, और ना ही आपकी किसी गर्लफ्रेंड से होंगी। तेजी से बोलते कदम भी तेज किए। उसे देख के फिर भी होती। उसका हाथ पकड़ के आहिस्ता किया, क्योंकि ऐसा चलना उसके लिए ही तकलीफ दे था। उसका कलर आपकी तरह डल नहीं है, ये जैसे आपका सांवला सा तीखा सा रंग है। 2 कदम आगे होकर उसकी तरफ घूमा। वो रुक गई, पलकें साकित हुई। उसे कभी अपना रंग इतना बुरा नहीं लगा था जितना अब इस लम्हे में लगा था। अच्छा। नजरें चुराते वो साइड पे हुई। उसे हर्ट हुआ था। उसके होंठ भी बहुत प्यारे हैं, गोरे रंग पे गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ तो बस कत्ल कर देते हैं बंदे को। वो अभी भी बोल रहा था।
अश्वे कुछ कहे बिना पलकें झपक झपक के आंसू अंदर धकेल रही थी। दिल इतना भारी हो गया था कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अब चुप क्यों हो गई हैं? जरा झुक के उसकी आंखों में देखा जो पानी से लबालब भरी हुई थी। मामा, मुझे भी साथ ले जाएं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पीछे से आबान दौड़ता हुआ आ रहा था। लो जी, ये हड्डी तो हर हाल में शामिल होती है। एक दफा फिर आसाम बदमजा हुआ। बाबा, आप लोग आबान को क्यों छोड़ देते हैं? उनके दरमियान आते हाथ छुड़वाए, फिर दोनों का हाथ पकड़ा। चलें अब। अश्वी इतनी देर में आंसू साफ कर चुकी थी। मैं थक गई हूँ, वापस घर चलते हैं, उदासी से कहते वापसी के लिए मुड़ी। चले ठीक है मामा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। आबान ने समझदारी से उसके साथ कदम बढ़ाए। आसाम भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वापसी पे आबान ही बोलता आया था। लिविंग एरिया में आते आबान ने अश्वे का हाथ छोड़ा था। मैं पानी लेके आता हूँ, आप बैठे। अश्वे को बैठने का कह के वो खुद भाग गया। मामा की खिदमतें। हल्का सा बड़बड़ाया। वैसे आप क्यों उदास हैं? फिर अश्वे को मुखातिब किया। नहीं तो बस ऐसे ही दर्द हो रहा था, कमर पे हाथ रखते बताया। ज्यादा हो रहा है तो वापस चलते हैं। नहीं, बस ठीक हो जाऊंगी। वो पीछे सीधी होकर लेट गई। असल दर्द तो दिल में हो रहा था। ये ले मामा। पानी का गिलास अपने दोनों हाथों में पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। आबान ने आगे होकर पकड़ा, फिर अश्वे को सहारा देके उठाया। ये ले। गिलास होंठों से लगाते कंधे से थामा हुआ था, फिर खाली गिलास टेबल पे रखा। चलें बेटा, अब घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अभी आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। गाड़ी की चाबियां और बाकी सामान उठाया जो साथ लाए थे, फिर वो बाहर गाड़ी में रखने चला गया। आबान अश्वे के पास ही बैठा रहा। आसाम बाहर माली को हदायत दे रहा था। मामा, आप ठीक हैं? अश्वे को लगा पास कोई नहीं है, इसलिए आंसू जो कब से निकलने को बेताब थे उन्हें बहने दिया। आंखें बंद होने की वजह से वो आबान को नहीं देख पाई थी। उसकी आवाज पे हड़बड़ाई। आबान, जी मैं ठीक हूँ, बस दर्द हो रहा है। मैं बाबा को लेके आता हूँ। नहीं, रुको। उसे पकड़ के रोका। मैं ठीक हूँ अब। वैसे भी अभी घर ही तो जाना है। उसे अपने साथ बिठाया। अच्छा, वो खामोश हो गया। अच्छा, आपको बाबा ने वो नोजपिन दी? कुछ याद आने पे बोला। कौन सी? वो बाबा ने आपके लिए मंगवाई थी ना। उन्होंने कहा था मामा को देनी है, लेकिन आपके तो नोज में सुराख ही नहीं है। आगे होकर दोनों साइडों को देखा। पता नहीं कौन सी मामा को देनी है। शायद परीक्षा को देनी हो। खुद ही सोचा। उसे नहीं पता था परीक्षा मर चुकी है। चले, वो कुछ और सोचती। आसाम ने आने का इशारा किया। फिर घर वापसी पे उन्होंने होटल पे ही डिनर किया था। अश्वे स्काई ब्लू सूट के साथ व्हाइट कलर की कैफ्री पहने आबान के साथ कालीन पे बैठी खेल रही थी जब दानिया उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम अश्वे, कैसी है अब तबीयत? सोफे पे टिकी। ठीक हूँ। पास बड़ा दुपट्टा उठा के सर पे किया। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। अपना ख्याल रखा करो। मामा, मैं किचन से पानी लेके आता हूँ। आबान ने खेल छोड़ते उसे देखा। ओके। आसाम कैसा है? कब से उससे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी। ठीक है वो भी, बस मसरूफ होते हैं। डबल हो गया है काम, तफसीलन बताया। हाँ ये तो है, दूसरा अंपायर खड़ा करना कौन सा आसान होता है, सालों लग जाते हैं। जी। वो सर झुकाए ट्रेन की पटरी जोड़ रही थी। अच्छा, तुम्हें पता है ये घर तुम्हारे नाम है, और आसाम के पहले फैक्ट्री भी। राजदारी से झुकते उसे कहा। आबान भी आ चुका था। उसे दानिया अब अच्छी नहीं लगती थी। क्या मतलब? उसे लगा वो मजाक कर रही है। मतलब ये कि इस घर की असल मालकिन तुम हो, मुस्कुराते दोस्ताना अंदाज में बताया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आसाम का घर है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी स्टडी रूम में जाके देखते हैं। नहीं, आसाम से पूछ लूंगी, वो समझी। नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ ना यार। उसे लगा था अश्वे एक बार में ही मान जाएगी। नहीं प्लीज, मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी चीजें नहीं छेड़ती। सॉरी तुम्हें बुरा लगा, मैं तो बस ऐसे ही। आंटी, आपकी बात खत्म हो गई है तो हम खेल लें? आंखें पटपटाते दानिया को देखा। दानिया बामुश्किल मुस्कुराते उठ गई। यानी अश्वे तो नहीं बताएगी। क्या करूं? क्या? उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा था। मुझे वो फाइल्स लेनी ही है, हर हाल में। अपने कमरे की तरफ आई। पिछली बार भी तो दो लोग मरे थे। जहन ने काम करना शुरू किया। इस बार एक मर गया तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी कौन सा मेरा नुकसान होगा। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। बेड पे लेटते छत को घूरा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम मुझे वहीं मिल लो। कान फोन से लगाए वो पोर्च की तरफ आ रहा था। ओके सर। कान से फोन उठाते दूर से बटन दबाते गाड़ी ऑन की। फिर बैठते अपना वॉलेट जो इतना बड़ा था कि उसमें टैबलेट भी आ सकता था, वो डैशबोर्ड पे रखा। मेन सड़क पे आते ही उसने गाड़ी का रुख मार्केट की तरफ मोड़ा, कुछ सामान खरीदा, फिर घर की तरफ रवाना हुआ। आधे घंटे में वो अपने लिविंग रूम में खड़ा था। सामने ही आबान और अश्वे दोनों नीचे सोफे से टेक लगाए कोई बुक पढ़ रहे थे। मगरिब का वक्त था, बाहर अंधेरा फैल रहा था। वो आहिस्ता से उनके पीछे से निकला और अपने रूम में दाखिल होते दरवाजा बंद कर दिया। दोबारा जब दरवाजा खुला तो कमरे का हुलिया ही बदल चुका था।
अस्सलाम वालेकुम। सफेद शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर में बाहर निकला तो वो दोनों अब नीचे जमीन में कुछ देख रहे थे। हाय, दोनों हड़बड़ाए। आप कब आए? अश्विन खड़ी हुई तो सादाबान भी उठ के आसाम से सलाम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले, बस चेंज किया तो यहाँ आ गया हूँ। ओके। फिर अश्विन ने उसे पानी ला के दिया, जैसे उसकी मम्मा हर शाम बाबा को ला के देती थी। बाबा, आपको पता है हम लोग जमीन पे क्या देख रहे थे? क्या? खाली गिलास अश्विन को पकड़ाया। हमने एक चुंडी कैद की, फिर उसकी फ्रेंड्स उसे लेने आई। हमने उसे नहीं छोड़ा। वो परेशान होके बस उसके आसपास ही फिरती रही और फिर रोते हुए घर वापस चली गई। हाथ हिला के बात करता। वो बहुत क्यूट लग रहा था। कैद किसने किया था, मामा ने या आपने? कैद मैंने किया था, लेकिन आइडिया मामा का था। मामा कहती हैं सांस ली। मामा कहती हैं कि जब वो छोटी सी थी, हाथों के इशारे से बताया तो वो ऐसे ही इन्हें कैद कर लेती थी। फिर रुका। आसाम अश्वे को देख रहा था जो किचन में जाने क्या बना रही थी। आपने खाना खा लिया? उसे देखते सवाल अबान से पूछा। नहीं, मामा ने कहा बाबा के साथ खाएंगे। ओह, लेकिन मैं तो खा आया हूँ। अच्छा बाबा, मैं मामा को बता के आता हूँ। वो किचन की तरफ भाग गया। आसाम ने न्यूज चैनल लगाते वहीं टांगे फैलाते टेक लगाई। उसके पास अश्वे के लिए सरप्राइज था। रात को 10 बजे तक वो लोग लाउंज में बैठे बातें करते रहे। फिर अबान अपने कमरे में चला गया तो वो लोग भी उठ गए। अपने कमरे की तरफ जाते हुए अश्वी आगे आगे थी और आसाम पीछे पीछे था। जो ही दरवाजा खोला तो कदम रुके। आसाम जो उसके पीछे पीछे था वो भी रुक गया। चले, अंधेरा है अंदर तो। हाथों से स्विच बोर्ड टटोलते वो अंदर आ चुकी थी। फिर लाइट जलाई। एकदम से कमरा रोशन हुआ। सामने टेबल पे पिज्जा और साथ केचप और ड्रिंक्स रखी थी। पूरा कमरा कैंडल से सजा हुआ था। बेड पे फूलों के साथ अश्वे लिखा था। एंड से अश्वे और एंड से आसाम। अब वो मुंह खोले देख रही थी। ये क्या? पीछे मुड़ी। आसाम दरवाजा लॉक कर चुका था। ये हमारी रोमांटिक नाइट का सामान। तो आपसे किसने कहा मैं रोमांस करूंगी? उसका दिल धक धक कर रहा था। रोमांस मैं करूंगा, आप बस एंजॉय करना। वो खामोश हो गई। चलें अब बैठें, पहले पिज्जा एंजॉय करते हैं फिर रात। मायने खेज अंदाज। आसाम, आपको इस सब के अलावा और कुछ काम नहीं होता? उसे चिढ़ हुई। नहीं, वो बिना बुरा मनाए बोला। लेकिन मुझे होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका ये सब करना। हर वक्त हर टाइम बस नॉर्मल रहा करें। कोई सेंसेबल या मैच्योर इंसान ऐसा नहीं करता। वो इसका दिल तोड़ रही थी। अच्छा, मुस्कुराते लब टुकड़े थे। फिर वो बिना कुछ कहे खामोशी से स्टडी में बंद हो गया। कैंडल्स वहीं पिघल गईं। पिज्जा टेबल पर पड़ा रह गया। अश्विन बेड पे आके लेट गई। पता नहीं उसने अच्छा किया था या बुरा, लेकिन अब उसे बुरा लग रहा था। कुछ नहीं होता अश्वे, अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो। खुद को तसल्ली दी। कल जब आसाम ने उसके कॉम्प्लेक्शन पे चोट की थी उसे भी बुरा लगा था। उसका दिल भी टूटा था। तकिया सीधा करते कंफर्टर तान लिया। दूसरी तरफ आसाम सपाट चेहरा लिए कुर्सी पे बैठा था। आंखों की पुतलियां साकी थीं। जबड़े भिंचे हुए थे जैसे खुद पे शदीद जब्त किया हो। और पूरी रात उसने ऐसे ही अकड़ों बैठे गुजार दी थी। अगले दिन अश्वे के उठने से पहले ही वो मेंशन से जा चुका था। अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। वो उठी, नाश्ता बनाया, फिर हमीद साहब और रीस को बुलाया जो तकरीबन 5-10 मिनट बाद आए थे। आज रीस का जॉब का पहला दिन था, इसलिए वो तैयार बैठा था। जल्दी से नाश्ता करके वो टाइम भी देख रहा था। आराम से कर लो, कुछ नहीं होता, अभी टाइम है। आयशा ने नवाला तोड़ते उसे टोका। पहला दिन है मामा, जल्दी ही पहुंचो तो बेहतर है। चाय का बड़ा सा घूंट लिया। अच्छा चलो, फिर भी आराम से। फिर वो भी नाश्ता करने लगी। उसके जाने के बाद उन्होंने हमीद साहब को मुखातिब किया जो दूसरा कप चाय का पी रहे थे। अगर आप कहीं से लोन ले सकते हैं तो ले लें, और जो हमारे पास सेविंग है वो भी निकलवा लें। मैं चाहती हूँ रीस के लिए सामान लेना शुरू कर दूं। जो सूट बनवाने हैं उसकी दुल्हन के, बाकी भी काफी छोटी मोटी चीजें होती हैं। मैं ला तो दूंगा, लेकिन एक बार रीस से भी पूछ लेना उसे लड़की पसंद भी है या नहीं, क्योंकि जिंदगी इसने गुजारनी है। पसंद आएगी, क्यों नहीं आएगी। वैसे मैं एक मशवरा दूं कि कप टेबल पे रखा। क्यों ना इज्जत को बहू। हाँ, कभी नहीं, सोचना भी मत। वजह? एक तो वो मेरे बेटे से बड़ी है। अच्छी बात है ना, मैच्योर होगी तो घर को संभालेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूं? अगर मेरे बेटे के पास और ऑप्शंस हैं, मैं तो आपा की बेटी क्यों तो मैं आपा की बेटी क्यों करूं? उन्होंने किया था। उन्होंने नहीं किया था क्योंकि तुम्हारी बेटी का नसीब कहीं और जुड़ा था। हमारे बेटे का नसीब भी कहीं और जुड़ा है। और ये बातें आपको किसने सिखाई हैं? आपा ने कहा है ना। वो हत्थे से उकड़ गई। जानती थी मैं, उन्होंने ही आपसे कहा होगा। उन्हें ही अब अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की पड़ी होगी। अब इन्हें मेरे बच्चे ही मिले हैं। उनकी आवाज ऊंची होने लगी। बस कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही बात की है और तुम शुरू हो गई हो। बात भी ना करें। उन्हें मेरी बेटी से कितनी नफरत थी, मैं देखती रही हूँ, और अब मैं उनकी बेटी को गोदों में बिठाऊं? इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ।
बेशक मेरा बेटा ऐसा ही बैठा रहे, नौकरानी रख लूंगी, पलवशा बेगम की बेटी ब्याह के नहीं लाऊंगी। और अगर तुम्हारा बेटा चाहता हुआ तो? बेशक चाहता रहे, मेरी बेटी भी चाहती थी, नहीं होने दी ना। जब बेटी कुर्बान हो सकती है तो बेटा क्यों नहीं? तल्ख अंदाज से कहती हूँ उन्हें शर्मिंदा कर गई। अगर आप लोगों ने मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की ना, कसम से मार दूंगी सबको। पहले मेरी बेटी को जाने किसके साथ ब्याह दिया है, और अब बेटे के लिए आपा की बेटी याद आ गई है। आपकी आपा की चालें समझ आ रही हैं मुझे। मैं बता रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन इज्जत उस घर में नहीं आएगी। हमीद साहब खामोशी से उन्हें देख रहे थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर उठ गए। वो वाकई शर्मसार थे। उन्हें आसाम से मिलना था। बाइक स्टार्ट करते वो आसाम के ऑफिस आए। वहां से उन्हें पता चला था कि वो अभी आया नहीं है। बाइक उनके घर की तरफ मोड़ ली, लेकिन वो घर पे भी नहीं था। कोई जरूरी काम था। अश्विनी उनके पीछे पीछे चलती ड्राइंग रूम तक आई। हाँ, था तो सही। सोफे पे बैठते उसे देखा, जो परेशान थी। वो भी सामने वाले सोफे पे बैठ गई। उसे लगा था आसाम ऑफिस गया होगा, लेकिन वो ऑफिस भी नहीं था तो कहाँ गया था? घर पे तो नहीं था। दिल एकदम से परेशान हुआ। क्या हुआ, तुम खुश हो? उसे परेशान देख के रहा नहीं गया तो हमीद साहब ने पूछ लिया। हो सकती हूँ, एक शिकवा कुना नजर से देखा। माफ कर दो बेटा, मैंने। छोड़े बाबा, पहले जबरदस्ती इज्जतों का ड्रावा देके किसी से भी निकाह पढ़वा देते हैं, फिर पूछते हैं खुश हो। खुशी तो छीन ली जाती है ना पहले ही। वो परेशानी में ज्यादा बोल रही थी। हमीद साहब पहले आयशा से सुन के आ रहे थे और अब अशरफ की बातें उन्हें शर्मिंदा कर रही थी। खामोशी से 2 मिनट और बैठे, फिर उठ के वापिस आ गए। उन्हें अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले पहले आसाम को सारी सच्चाई बतानी थी, लेकिन क्या जिंदगी उन्हें इतनी मोहलत देती कि वो सबके दिलों से अपने लिए जो नफरत थी वो निकाल सकते। हाई ब्लड प्रेशर के साथ वो बाइक पे सवार हुए। सो डियर ह्यूमन राइट्स फैमिली, एपिसोड नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्दी आ जाऊंगी। कल ही इंशाल्लाह आ जाएगी नेक्स्ट एपिसोड भी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और वीडियो को लाइक कर दें। नॉवल अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।